Good morning all of you. Today we will discuss about relation between angular momentum and moment of inertia. कोणीय संवेग तथा जड़त्व आघूर्ण में संबंध स्थापित कीजिए. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तरीका वही है, फिर से जड़त्व आघूर्ण आ गया है. कोणीय संवेग कल हमने पढ़ा था, तो कोणीय संवेग आप जानती हैं L से उसको प्रदर्शित करते हैं, जड़त्व को I से प्रदर्शित करते हैं. तो L और I में क्या करना है, हमको संबंध स्थापित करना है. डायग्राम आपका वही चिर परिचित अंदाज में वही बनाएंगे आप लोग, जैसा हर बार बनाते आ रहे हैं. ये आप इस तरह से कोई भी एक डायग्राम है ना, कोई भी एक पिंड बना लीजिए. ये अक्ष बना दीजिए इसकी, x देश, और m1 m2 इस तरह से आप क्या कर दीजिए, यहाँ पर इसके कण बना दीजिए. इस तरह से, है ना. ये द्रव्यमान इसका m1, इसका m2 कण है, ये m3, ये हो गया m4, ये m5 और ये mn. और दूरियां r1, r2, r3, r4, r5 और rn. यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. सही है, बोलिए. इसके बाद में एक और चीज यहाँ पर हमको लिखना होता है, आवश्यकता के अनुसार. मुझे बताइए, हम क्या कर रहे हैं, कोणीय संवेग कर रहे हैं, और कोणीय संवेग को लिखते हैं हम L से, है ना. L से लिखते हैं कोणीय संवेग को, और L इज इक्वल टू होता है P इंटू आर. और P जो होता है यहाँ पर संवेग होता है, और संवेग जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है. संवेग किससे मिलकर बनता है, बताइए. संवेग किससे मिलकर बनता है, द्रव्यमान और वेग से मिलकर बनता है ना, mv इंटू आर. तो अब यहां पर आपके पास में दिखाई दे रहा होगा आपको कि भाई हमने क्या लिखा है, v लिखा है, और v लिखा है मतलब रेखीय वेग लिखा है हमने. यानी कि यहां पर हम किसकी बात करेंगे, रेखीय वेग और कोणीय वेग के बारे में बात करेंगे. और कैसी बात करेंगे कि सभी कणों के कोणीय वेग तो समान होंगे, लेकिन रेखीय वेग कैसे होंगे, भिन्न भिन्न होंगे. ठीक है, बात समझ में आ रही है, यस और नो, बोलिए. ठीक है ना. कहां से ला रहे हैं हम, क्यों हम क्या पढ़ रहे हैं, कोणीय संवेग. कोणीय संवेग बराबर क्या है, रेखीय संवेग गुणा दूरी है. और रेखीय संवेग किससे मिलकर बनता है, द्रव्यमान और वेग से. इसका मतलब हमारे पास में कौन सा फैक्टर मिल गया, यहाँ पर v मिल गया. यानी अब वेग के बारे में चर्चा करेंगे, और वेग के बारे में हमारे पास कितने वेग हैं, यहाँ पर दो वेग है, एक रेखीय वेग और एक कोणीय वेग. राइट. तो अब कोणीय वेग सभी कणों के कैसे होंगे, समान होंगे, लेकिन रेखीय वेग कैसे होंगे, भिन्न भिन्न होंगे. क्लियर है कि नहीं, बोलिए. सही है. हाँ, और फिर वही थ्योरी आपको उसी प्रकार से लिखना है जो हर बार आप लिखते हैं. कैसे कि माना कि कोई पिंड घूर्णन अक्ष x देश के परितः घूर्णी गति कर रहा है. पिंड को n कणों से मिलकर बना माना जा सकता है. सभी कणों के कोणीय वेग तो कैसे होंगे, कोणीय वेग समान होगा, लेकिन रेखीय वेग कैसे होंगे, भिन्न भिन्न होंगे. और क्यों भिन्न भिन्न होते हैं, क्योंकि घूर्णन अक्ष से दूरियां कैसी होती है, उनकी भिन्न भिन्न होती है. तो सीधी सी बात है कि अगर रेखीय वेग अलग अलग होंगे तो पहले कण का द्रव्यमान m1 है तो वेग हो जाएगा v1, यहाँ m2 है तो वेग हो जाएगा v2, यहाँ m3 है तो वेग हो जाएगा v3, यहाँ m4 है तो वेग हो जाएगा v4, यहाँ m5 है तो वेग हो जाएगा v5, और ये mn है तो वेग हो जाएगा vn. नो डाउट. ओके. और थ्योरी में अब पूरी बातें हम एक बार बोल देते हैं. माना कि कोई पिंड घूर्णन अक्ष x देश के परितः घूर्णी गति कर रहा है. पिंड को n कणों से मिलकर बना माना जा सकता है. स्पष्ट है कि सभी कणों के कोणीय वेग तो समान होते हैं, लेकिन रेखीय वेग कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं. फिर लिखेंगे, माना कि m1, m2, m3 अप टू mn द्रव्यमान वाले कणों की घूर्णन अक्ष से दूरियां क्रमशः r1, r2, r3 अप टू rn
और उनके रेखीय वेग क्रमशः v1, v2, v3 डेश vn है, तब से क्या करेंगे हम यहाँ पर डेरिवेशन को स्टार्ट करेंगे। कोई प्रॉब्लम? तो थ्योरी की लाइनें हो गई, पुरानी लाइनें हैं, ज़्यादा इसमें बात करने की आवश्यकता नहीं है, सीधे हम डेरिवेशन पर आते हैं। माना कि या तब प्रथम कण पर, तो पहले आपको देखिए, आपको कोणीय वेग निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको रेखीय वेग कोणीय संवेग निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको कोणीय संवेग निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि L इज इक्वल टू होता है P इंटू आर, और P जो है ये रेखीय संवेग है। तो आपका पहला काम क्या बनेगा, रेखीय संवेग निकालने का। पहले कण का रेखीय संवेग निकालेंगे। जब पहले कण का रेखीय संवेग निकल जाएगा तो उसमें दूरी का गुणा करके क्या करेंगे, हम कोणीय संवेग क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। ठीक है, समझ गए, है ना, ये तरीका है। तो पहले हम रेखीय संवेग निकालेंगे, क्योंकि कोणीय संवेग बनाए रेखीय संवेग से, तो तब प्रथम कण का कोणीय रेखीय संवेग, तब प्रथम कण का रेखीय संवेग, रेखीय संवेग को लिखते हैं P से, तो P इज इक्वल टू mv होता है, तो P1 इज इक्वल टू हो जाएगा m1v1। ठीक, इक्वेशन नंबर्स को देते हैं। फर्स्ट, आपने अभी रेखीय संवेग निकाला है, अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे, ये जो वेग है बदला हुआ है, तो अब रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध से लिखेंगे। क्या लिखेंगे, रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध से। तो लिखते हैं रेखीय वेग व कोणीय वेग में संबंध से। रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध क्या होता है, संबंध बताइए, क्या होता है, बोलिए। v इज इक्वल टू क्या होता है, हाँ, ओमेगा आर होता है, बिल्कुल, है ना। तो अब हम पहले कण के लिए लिख रहे हैं ना, पहले कण के लिए लिख रहे हैं, तो क्या आएगा, v1 इज इक्वल टू, ओमेगा बदलता नहीं, ओमेगा समान रहता है, तो ये ओमेगा आ गया, और दूरी है r1 हो जाएगा। तो v1 इज इक्वल टू आ गया ओमेगा आर। स्टैंडर्ड फार्मूला है आपका v इज इक्वल टू ओमेगा आर। पहले कण के लिए लिख रहे हैं, इसलिए v1 इज इक्वल टू ओमेगा r1 लिख दिया। समीकरण नंबर 1 में मान रखिए, समीकरण 1 से मान रखिएगा, P1 इज इक्वल टू M1 को जैसा का वैसा रखेंगे, और V1 की वैल्यू हो गई आपकी ओमेगा R1। ठीक, सही है। ये निकल गया प्रथम कण का, क्या निकल गया, प्रथम कण का रेखीय संवेग निकला है। अब क्या करेंगे, हम कोणीय संवेग निकालेंगे प्रथम कण के लिए, और वो भी किसके परितः, घूर्णन अक्ष के परितः। ये लाइन तो आपको मालूम ही है कि घूर्णन अक्ष के परितः के बगैर हमारा यहाँ पर कोई काम होता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में देखते हैं, ये हो गया आपका। अब घूर्णन अक्ष के परितः प्रथम कण का कोणीय संवेग, है ना, प्रथम कण का कोणीय संवेग क्या होगा, प्रथम कण का कोणीय संवेग बताइए। L1 इज इक्वल टू P1 R1, यही है फार्मूला हमारा, है नहीं, बोलिए। हाँ, L1 इज इक्वल टू पी आर, L इज इक्वल टू पी आर होता है, प्रथम कण के लिए लिख रहे हैं, इसलिए क्या होगा, प्रथम कण के लिए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, L1 इज इक्वल टू P1 R1 हो जाएगा, है ना। L1 इज इक्वल टू P1, तो P1 की वैल्यू ये रखिए, देखिए क्या है, M1 ओमेगा R1, और पहले से क्या लिखा हुआ है, R1 लिखा हुआ है। ठीक, तो ये हो गया आपके पास, है ना। L1 इज इक्वल टू P1 R1, P1 की वैल्यू हो गई M1 ओमेगा R1 इंटू R1। थोड़ा हल कर दीजिए। L1 इज इक्वल टू, बताइए, ओमेगा को सामने ला दीजिए,
ये m1 और r1 इंटू r1 क्या हो गया, r1 का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर हो गया ये सेकेंड, फर्स्ट तो वहीं पर हो चुका था, ये सेकेंड हो गया। ये आपने लिख दिया किसके लिए, ये आपने किसके लिए लिख दिया, प्रथम कण के लिए लिख दिया आपने। अब क्या करेंगे, इसी प्रकार लिखेंगे, इसी प्रकार द्वितीय तृतीय nवें कण का कोणीय संवेग। तो इसी प्रकार द्वितीय तृतीय डेश nवें कण का कोणीय संवेग क्या होगा भैया, L2 इज इक्वल टू, जहां 1 1 आया है वहां पर क्या करेंगे, अब 2 2 लिख देंगे हम। तो L2 इज इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा m2 r2 का स्क्वायर, फिर L3 इज इक्वल टू ओमेगा m3 r3 का स्क्वायर। और यह प्रक्रिया क्या होती रहेगी, चलते रहेगी। इसी को हम आगे बढ़ा देते हैं। तो nवें कण के लिए जाएगी Ln इज इक्वल टू ओमेगा mn rn का स्क्वायर। कोई डाउट बोलिए। यहां तक क्लियर है सब, यस और नो। अब जब हमने सभी कणों के लिए निकाल लिया, पहले दूसरे तीसरे nवें कण के लिए निकाल लिया, तो अब क्या करेंगे, सभी कणों से क्या बनता है, सभी कणों से मिलकर क्या बनता है, संपूर्ण पिंड बनता है। तो क्या करेंगे अब, संपूर्ण पिंड के लिए किसके परिता, घूर्णन अक्ष के परिता। अतः घूर्णन अक्ष के परितः संपूर्ण पिंड का कोणीय संवेग। और ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको सभी को आपस में क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो संपूर्ण पिंड का हो गया L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस डेश प्लस Ln, है ना। और यहाँ मान रख दीजिए, मान रखिए L इज इक्वल टू L1 की वैल्यू ओमेगा m1 r1 का स्क्वायर प्लस ओमेगा m2 r2 का स्क्वायर प्लस ओमेगा m3 r3 का स्क्वायर प्लस डेश प्लस ओमेगा mn rn का स्क्वायर। ठीक है, बन जाएगा कि नहीं, या यहां अगर ये स्टेप नहीं आ रही है, ये दिख रहा है सबको, बोलिए दिख रहा है कि नहीं। क्या लिखा लास्ट में, ओमेगा mn rn का स्क्वायर, दिख रहा है। अब दिख रहा होगा, ठीक, आगे समझ में यहाँ तक के। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।
क्या क्या कॉमन निकलेगा बताइए जरा, L इज इक्वल टू इसमें से क्या कॉमन निकलेगा बताइए, बोलिए। ओमेगा कॉमन निकलेगा, बिल्कुल कोई बात नहीं है। L इज इक्वल टू ओमेगा कॉमन निकल जाएगा तो बचेगा m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस m3 r3 का स्क्वायर प्लस अप टू यानी कि डेडेड एस प्लस डेडेड एस के पहले भी प्लस बाद में भी प्लस mnrn का स्क्वायर। क्या चीज है ये, बोलिए, ये क्या चीज है? समेसन एम आर स्क्वायर, है ना, ये हो गया। हाँ, अब L इज इक्वल टू, और इसको क्या लिखते हैं भैया, क्या चीज है ये, I, है ना। तो L इज इक्वल टू क्या आ गया, L इज इक्वल टू आ गया ओमेगा I, राइट। और यहां कारण दे देंगे चूंकि समेसन एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू आई, आई मतलब जड़त्वाघूर्ण, और यही क्या था, ये कोणीय संवेग तथा जड़त्व आघूर्ण में संबंध है। ठीक, तो ये हो गया आपका कोणीय संवेग और जड़त्व आघूर्ण में संबंध, बन जाएगा सभी से, इंपॉर्टेंट है। ठीक, बढ़ू आगे, क्लियर। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए।